So now we are going to start economy of Vision IS monthly magazine October 2022 and first topic is central bank digital करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि आरबीआई ने हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे और एक कंसेप्ट नोट इशू किया है। तो जो कंसेप्ट नोट इशू किया है आरबीआई ने, उसका बेसिक पर्पस क्या है? तो बेसिक पर्पस है उसका लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना रिगार्डिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और जो भी प्लान फीचर्स हैं इस डिजिटल रुपी के उसके रिगार्डिंग। और ये कंसेप्ट नोट जो है ये एक्सप्लेन करता है जो ऑब्जेक्टिव हैं, चॉइसेस हैं, बेनिफिट्स हैं और क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं इशू करने में सीबीडीसी दैट इज़ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को डिजिटल रुपी या फिर ई रुपी भी बोला जाता है। और ये कंसेप्ट नोट जो है ये बेसिकली डिमांड कर रहा है अमेंडमेंट इन विच एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ताकि उसमें बैंक नोट जो वर्ड मेंशन है उसमें डिजिटल रुपी को भी इंक्लूड किया जाए। तो ये पायलट प्रोजेक्ट क्या है? तो इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए जो इंडिया के 9 प्रोमिनेंट बैंक्स हैं, मेन बैंक्स, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये बैंक कौन कौन है? तो ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी। पायलट फेज में आरबीआई जो है वो ये डिजिटल करेंसी इशू करेगा हर एक बैंक के सीबीडीसी अकाउंट में एक रेगुलर इंटरवल पे। और बेसिकली इस सीबीडीसी को यूज़ कैसे किया जा सकता है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के सेटलमेंट के लिए, यानी स्टार्टिंग में पायलट प्रोजेक्ट में ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सेटलमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो डिजिटल रुपी क्या है एज मतलब कॉन्सेप्ट नोट जो है वो कैसे प्रपोज किया उसको? तो जो डिज़ाइन है डिजिटल रुपी का वो डिसाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस एंड नीड। जो भी सर्कमस्टांसेस और नीड होंगी उसके अकॉर्डिंग उसका डिज़ाइन जो है वो डिसाइड किया जाएगा और ये कॉम्पैटिबल होगा जो भी फाइनेंशियल और मॉनेटरी स्टेबिलिटी का गोल है उसके साथ। तो बेसिकली सीबीडीसी जो है वो 2 फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया है, एक रिटेल और एक होलसेल। तो रिटेल नाम से क्लियर है कि ये पोटेंशियली अवेलेबल होगा सभी प्राइवेट सेक्टर के लिए, नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए। और सीबीडीसी होलसेल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के यूज़ के लिए। ई रूपी जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर होगा 2 टाइप से, एक टोकन बेस्ड स्ट्रक्चर और एक अकाउंट बेस्ड। तो टोकन बेस्ड स्ट्रक्चर क्या है? तो टोकन बेस्ड स्ट्रक्चर जो है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है बैंक नोट्स की तरह, कि जो भी होल्ड करेगा उस टोकन को एक पर्टिकुलर टाइम में वही उसका ओनर होगा। और अकाउंट बेस्ड सिस्टम जो है वो रिक्वायर करता है कि आप मेंटेन करेंगे एक रिकॉर्ड ऑफ बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल होल्डर ऑफ सीबीडीसी। ठीक है। फिर सीबीडीसी से क्या एसोसिएटेड है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेज अनोनिमिटी। दैट मीन्स कि जो स्मॉल वैल्यू हैं वो अनोनिमस होंगे और हाई वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रेसेबल होंगे। एंड इट इज़ सेम एज अनोनिमिटी एसोसिएटेड विथ फिजिकल कैश। दैट मीन्स कि कैश अगर मान लीजिए किसी शॉप पे किसी ने दिया, तो कैश किसने दिया ये तो नहीं पता होता है, भाई आपके पास कैश आप सामान लिए और चलते बने, तो वो अनोनिमिटी मेंटेन रखेगा स्मॉलर वैल्यू के लिए, नॉट फॉर हायर वैल्यू। सीबीडीसी जो है वो 2 टायर बेस्ड होगा इंडिया में और इनडायरेक्ट मॉडल, और ये नॉन रेम्यूनरेटिव होगा। दैट मीन्स कि सीबीडीसी कोई भी इंटरेस्ट बेयर नहीं करेगा। तो मॉडल्स क्या क्या है इशू करने का और मैनेज करने का सीबीडीसी को अक्रॉस द ग्लोब? इंडिया में तो 2 टायर इनडायरेक्ट मॉडल है, बट अक्रॉस द वर्ल्ड क्या है? तो फर्स्ट इज सिंगल टायर मॉडल जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मॉडल। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी एस्पेक्ट हैं सीबीडीसी सिस्टम को लेकर के उसको मैनेज करने के लिए। दैट मीन्स कि सेंट्रल बैंक की इशू करेगा, अकाउंट कीपिंग करेगा, ट्रांजैक्शन वेरीफाई करेगा। 2 टीयर मॉडल में क्या होगा, जो कि बोला जाता है इंटरमीडिएट मॉडल। तो इसमें सेंट्रल बैंक और जो अदर सर्विस प्रोवाइडर है दोनों ही अपना अपना रिस्पेक्टिव रोल प्ले करेंगे, इसलिए इसको 2 टीयर मॉडल बोला जाता है। अब इसके अंदर 2 मॉडल्स आते हैं, एक इनडायरेक्ट मॉडल जो कि इंडिया फॉलो कर रहा है और एक हाइब्रिड मॉडल जो कि अक्रॉस द ग्लोब है। सो बेसिकली जो 2 टीयर मॉडल है, इंटरमीडिएट मॉडल, ये 2 टाइप के हैं, इनडायरेक्ट जो कि इंडिया फॉलो कर रहा है और हाइब्रिड जो कि अदर कंट्रीज़ में फॉलो होता है। तो इनडायरेक्ट मॉडल में क्या है कि सीबीडीसी जो है ऑब्लिगेशन जो है प्रोवाइड करने का सीबीडीसी को रिगार्डिंग, वो किस पे होगा? इंटरमीडियरी पे। और सेंट्रल बैंक जो है वो केवल ट्रैक करेगा कि होलसेल सीबीडीसी बैलेंसेस कितने हैं जो भी इंटरमीडियरी सीबीडीसी को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। ठीक है।
और हाइब्रिड मॉडल में क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है वो इशू करेगा सीबीडीसी किसको, अदर एंटिटीज़ को, राइट। जो भी अदर एंटिटीज़ हैं उनको सीबीडीसी जो है वो इशू कर दिया जाएगा, और वो एंटिटी देन फर्दर रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी कस्टमर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग। अब है फीचर्स क्या क्या है सीबीडीसी के, तो दीज आर वेरियस फीचर्स ऑफ सीबीडीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सॉवरेन करेंसी। अब सॉवरेन करेंसी क्यों है, क्योंकि जो भी कंट्री है उसका सेंट्रल बैंक उसको इशू करेगा और ये अलाइन होगा उस कंट्री के मॉनेटरी पॉलिसी से। सेकंड, लायबिलिटी है सेंट्रल बैंक के बैलेंस शीट पे। जो भी करेंसीज होती हैं आरबीआई के पास वो क्या होती है, उसकी एसेट नहीं होती है, लायबिलिटी होती हैं, क्योंकि लोग डिपॉजिट करते हैं उसके पास, बैंक डिपॉजिट करता है, गवर्नमेंट डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो सीबीडीसी जो है वो भी लायबिलिटी होगा। नेक्स्ट इज सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू। वैल्यू जो उसको स्टोर करने के लिए सेफ मीन्स है। फंजिबल लीगल टेंडर है, दैट मीन्स कि ये फ्रीली कन्वर्टिबल है फिएट करेंसी के अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक में, दैट मीन्स मनी और कैश में। अगर कोई सीबीडीसी होल्ड करता है तो इजीली वो कन्वर्ट कर सकता है किसमें, मनी और कैश में। होल्डर ऑफ सीबीडीसी जो है ज़रूरी नहीं हो कि उनके पास बैंक अकाउंट हो, अगर बैंक अकाउंट नहीं है उनके पास तो भी वो होल्ड कर सकते हैं। और जो भी रिकॉर्ड होगा सीबीडीसी के रिगार्डिंग उसको मेंटेन किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जैसे कि ब्लॉकचेन। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, तो आरबीआई बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो लीगल टेंडर है। क्यों, क्योंकि उसको इशू करता है सेंट्रल बैंक डिजिटल फॉर्म में, और ये बैकड होगा कंट्री के फिएट करेंसी से। बस ये जो कंट्री का फिजिकल करेंसी है उसको ये डिजिटल फॉर्म प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन किससे किया गया, फाइनेंस बिल 2022। अंडर आरबीआई एक्ट आरबीआई जो है उसको सोल राइट है इशू करने का बैंक नोट इंडिया में। केवल कॉइन्स जो है अंडर द कॉइनेज एक्ट 2011 एंड ₹1 नोट आर इशूड बाय central bank. Now going to various concept related to money. So money क्या है, तो money is basically a very broader term and it refers to intangible system of value that makes the exchange of good and services possible now and in the future. तो money जो है वो काफ़ी broader term है और ये intangible है, that means कि अगर किसी के पास पैसा है suppose that बैंक में, तो वो tangible तो नहीं है, राइट वो तो बैंक के पास होल्ड करता है, तो वो काफ़ी ब्रॉड टर्म है। या फिर मनी वेरियस वे में भी हो सकता है, एज अ फॉर्म ऑफ कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लैंड, हाउस, सारे से ही तो मनी एक्सचेंज गुड, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज है तो उनको एक्सचेंज करके मनी लिया जा सकता है। तो राइट नाउ और इन द फ्यूचर, सो मनी इज़ अ वेरी ब्रॉडर टर्म, बट करेंसी जो है वो टेंजिबल फॉर्म है मनी का। सो हर मनी करेंसी नहीं है, बट करेंसी इज़ अ पार्ट ऑफ मनी एंड इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। सो ये मनी का फिजिकल और डिजिटल फॉर्म है। लीगल टेंडर क्या है, तो वैसा करेंसी जिसको डिक्लेयर किया जाता है लीगल बाय द गवर्नमेंट और यूज़ किया जाता है सारे डेट को पे करने के लिए। जितने भी करेंसी नोट हैं, कॉइन्स हैं, और अब सीबीडीसी भी लीगल टेंडर इंडिया में, ठीक है। फिएट करेंसी क्या है, तो ये फॉर्म ऑफ करेंसी है जिसको कि डिक्लेयर किया जाता है लीगल टेंडर, और ये इंक्लूड करता है सभी टाइप ऑफ करेंसीज जो भी सर्कुलेशन में है। और इसको बैकअप कैसे दिया जाता है, तो कंट्री के गवर्नमेंट जो है वो बैक करते हैं इसको, बजाय कोई फिजिकल कमोडिटी जैसे कि गोल्ड या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक, ठीक है, इसको सीधे गवर्नमेंट का बैकिंग मिलता है, इसलिए इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। और ये डिफर करता है कमोडिटी मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी और क्रिप्टो करेंसी से। कमोडिटी मनी क्या है, ये इंट्रिंसिक मनी है और ये डिराइव होता है कोई भी मटेरियल से, जैसे गोल्ड और सिल्वर। अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर है तो क्या होगा, वो कमोडिटी मनी होगा, ठीक है ना। तो मनी के वेरियस टाइप्स हैं। एक करेंसी हम लोगों ने देखा था, ये टेंजिबल फॉर्म ऑफ मनी है। दूसरा कमोडिटी मनी, जो भी कमोडिटीज़ वगैरह से डिराइव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मनी, इसको बैक किया जाता है कोई भी फिजिकल कमोडिटी से, और इसको इशू कौन करता है, गवर्नमेंट, जैसे कि चेक और क्रेडिट कार्ड। अगर मान लीजिए किसी के पास कोई चेक है तो वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव मनी है, यानी कि अगर आपके नाम पे कोई चेक, आप उसको जाके बैंक में जमा करोगे, आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप उस चेक को दे करके कोई भी सामान नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि वो चेक आपके नाम पे इशू है, वो तो आपको बैंक में ही जमा करना होगा। देन क्रिप्टो करेंसी, ये फ्री होता है सेंट्रल अथॉरिटी से, और इसको बैकअप कैसे मिलता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। अब रैशनल क्या है इंट्रोड्यूस करने का सीबीडीसी इंडिया में, तो वेरियस रैशनल्स ये हैं कि ये रिड्यूस करेगा जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड है फिजिकल कैश मैनेजमेंट से। हम लोग को पता है कि हम लोग करेंसी को प्रिंट करने के लिए बहुत ह्यूज कॉस्ट बेयर करते हैं, जैसे कि मोर देन 4,900 करोड़ इन 2020-2021। और इसके अलावा करेंसी नोट्स जो हैं उनको प्रिंट करने के लिए इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कॉस्ट भी आता है। इन्वायरमेंटल कैसे, पेपर होता है। सोशल कैसे, ह्यूज वर्क, लेबर फोर्स वर्क चाहिए उसके लिए। और गवर्नेंस कैसे, कि प्रिंटिंग में गवर्नमेंट का खर्च होता है, ठीक है ना।
सीबीडीसी जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिड्यूस करेगा, डिजिटल फॉर्म में होगा, तो जो भी प्रिंटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के वेरियस कॉस्ट रिलेटेड होते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि ये और ज़्यादा बूस्ट करेगा जो कॉज है डिजिटाइजेशन है उसको अचीव करने के लिए लेस कैश इकॉनमी। जैसे अभी हमारे कंट्री जो है वो एम कर रहा है कैशलेस इकॉनमी का, राइट, तो ये उसको और फर्दर करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रमोट करेगा डिजिटल पेमेंट को, इसका इजी ऑफ यूजेज है ना, और इसमें सॉवरेन गारंटी भी है। सपोर्ट करेगा कंपटीशन इफिशिएंसी और इनोवेशन इन किसमें? पेमेंट में। सीबीडीसी जो है वो इन्हांस करेगा जो रिजिलियंस है पेमेंट में, है ना, और डाइवर्सिफाई करेगा रेंज ऑफ पेमेंट ऑप्शन। जैसे कि सीबीडीसी फैसिलिटेट करेगा स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ताकि डायरेक्टली कैश ट्रांसफर किया जा सके फार्मर्स को, और इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिकली ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल है ताकि एग्जीक्यूट किया जा सके सर्टेन एक्शन बेस्ड ऑन द प्री डिटर्मिन्ड कंडीशन। फिर ये एक्सप्लोर करेगा यूज़ ऑफ सीबीडीसी इंप्रूव करने के लिए, क्या? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए, है ना, तो सीबीडीसी को यूज़ किया जा सकता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए, और जो भी चैलेंजेस हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में उसको ओवरकम किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। क्या क्या चैलेंज है? टाइम जोन का चैलेंज है, एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस का चैलेंज है, और तो और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। उसके बाद क्या करेगा? ये सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी ये सीबीडीसी के फीचर्स हैं, जैसे कि ऑफलाइन फंक्शनैलिटी, यूनिवर्सल एक्सेस डिवाइसेस, कॉम्पैटिबिलिटी अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस, ये सारे क्या करेंगे? फाइनेंशियल सर्विसेज को और एक्सेसिबल बनाएंगे जो भी अनबैंक्ड और अंडर बैंक पॉपुलेशन है उनको, और जो भी रिमोट एरियाज में है उनको। नेक्स्ट पॉइंट कि ये सेफ गार्ड करेगा जो कॉमन मैन का ट्रस्ट है नेशनल करेंसी में, एज अपोजिट टू प्रोलिफरेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, है ना। क्रिप्टो एसेट्स तो गवर्नमेंट बैक नहीं करता है, उसको गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है, तो इसलिए वो क्या है? ट्रस्टवर्दी है? बिल्कुल नहीं। लेकिन सीबीडीसी जो है वो ट्रस्टवर्दी है। क्यों? क्योंकि वो नेशनल करेंसी है, उसको बैकिंग है किसका? सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का। तो जो भी अनअबेटेड यूज है क्रिप्टो एसेट्स का वो थ्रेट है किसको? मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि लीड करता है क्रिएशन ऑफ अ पैरेलल इकोनॉमी। बट जो वोलाटिलिटी है क्रिप्टो करेंसी का वो इसको और अनरिलायबल पेमेंट ऑप्शन बना देता है। क्यों? क्योंकि उसको मिसयूज किया जा सकता है नॉन स्टेट एक्टर के थ्रू। बट सीबीडीसी जो है वो फुलफिल करता है सारे डिमांड को सिक्योर और स्टेबल डिजिटल करेंसी का। क्यों? क्योंकि उसको सेंट्रल बैंक बैकअप करता है। ठीक है, सो इवोल्यूशन कैसे हुआ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया? तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले 1990 में आया ईसीएस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। देन 2004 में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, 2005 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देन इमीडिएट पेमेंट सर्विस 2010 में। देन चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2011 में। देन नैक, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस 2012 में। एंड देन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, जिसका भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है ना। इसी क्या है? तो सीबीडीसी जो है वो डिफरेंट है। अभी रिसेंटली जो लॉन्च किया गया डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट इज ई रूपी, उससे ई रूपी जो है वो लॉन्च कौन किया है? एनपीसीआई, ये इंपॉर्टेंट है। ई रूपी को कौन लॉन्च किया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बट सीबीडीसी को कौन लॉन्च किया है? आरबीआई। और ई रूपी को एनपीसीआई किसके साथ मिलकर के लॉन्च किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड पार्टनर बैंक्स। और ये वन टाइम डिजिटल प्रीपेड वाउचर है फॉर कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट के लिए। दैट मीन्स कि एक ही बार उस वाउचर से पेमेंट किया जा सकता है ई रूपी के रिगार्डिंग। ठीक है ना, और वो कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट है। ई रूपी जो है वो पर्सन और पर्पस स्पेसिफिक होगा। दैट मीन्स कि बैंक के थ्रू किसी एक पर्सन को या एक फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ही वो इशू किया जाएगा। क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर जो है वो डिलीवर किया जाएगा बेनिफिशियरी के मोबाइल में, और यूज़र जो है वो रिडीम कर सकते हैं उस वाउचर को बिना किसी कार्ड से, बिना किसी पेमेंट ऐप के और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस से। सीबीडीसी का ग्लोबल सिनेरियो क्या है? तो एज पर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS सर्वे 90% ऑफ सेंट्रल बैंक जो है वो इंगेज है किसी न किसी टाइप के सीबीडीसी वर्क में। कुछ कंट्रीज ने सीबीडीसी को लॉन्च भी कर दिया है। फर्स्ट कंट्री कौन था लॉन्च करने वाला? तो वो है बहामियन सैंड डॉलर इन 2020। सबसे पहले सीबीडीसी कहाँ लॉन्च किया गया था? बहामियन सैंड डॉलर इन 2020 में। और लेटेस्ट कौन है? जमाइका का जैमडेक्स। बहुत सारे जो अदर कंट्रीज है मेजर इकॉनमीज जैसे चाइना एंड साउथ कोरिया वो पायलट स्टेज में और प्रिपेयर कर रहे हैं पॉसिबल लॉन्चेस को। तो चाइना जो है वो एम कर रहा है कि वाइड स्प्रेड डोमेस्टिक यूज़ कर सके वो ECNY बाई 2023। अब सीबीडीसी क्या नहीं है? तो सीबीडीसी मोबाइल मनी नहीं है,
है ना, मोबाइल मनी नहीं है। ये डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द अदर एग्जिस्टिंग, जितने भी दूसरे एग्जिस्टिंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उनसे ये अलग है, जैसे यूपीआई, अदर पेमेंट वॉलेट जैसे पेटीएम है, कार्ड पेमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, उनसे। तो अब मोबाइल मनी और सीबीडीसी में बेसिकली डिफरेंस क्या क्या है? तो ये मोबाइल मनी जो है वो एक टाइप का पेमेंट ट्रांजैक्शन है। दैट मीन्स कि आपके पास अगर मोबाइल मनी है तो आप बस पेमेंट जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट अगर आप सीबीडीसी होल्ड करते हैं तो वो क्या है? पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सीबीडीसी का मतलब है कि आपके पास वो पैसा है। बट मोबाइल मनी खोने का मतलब, अगर आपके पास फ़ोन पे है, गूगल पे, दैट डजंट मीन कि आपके पास पैसा है। आपके बैंक अकाउंट में पैसा, उससे वो लिंक है ना, तो वो केवल ट्रांजैक्शन में मदद करता है। बट सीबीडीसी जो है वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ही है, उससे आप पे ही कर सकते हो, लाइक चेक हो गया, कार्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद मोबाइल मनी जो है वो लायबिलिटी है किसका? कॉमर्शियल बैंक एंड अदर ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे फ़ोन पे हो गया या यूपीआई हो गया, ये सब किसका है? एनपीसीआई का लायबिलिटी है ना, वो आरबीआई का लायबिलिटी नहीं है। बट सीबीडीसी जो है वो डायरेक्ट लायबिलिटी है किसका? सेंट्रल बैंक का। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक जो वो प्राइमरी इशूअर होता है करेंसी का, और सीबीडीसी क्या है? करेंसी, फॉर्म ऑफ करेंसी है। मोबाइल वॉलेट जो है, सॉरी मोबाइल मनी जो है वो किसको सब्जेक्ट होता है क्या चीज़ के लिए? नो योर कस्टमर, केवाईसी का, एज लिमिटेशंस का, जहाँ पे कुछ एज ग्रुप जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं क्रिएट करने से वॉलेट को। दैट मीन्स कि अगर आप सर्टेन एज के नहीं हो तो आप नहीं क्रिएट कर सकते हो वॉलेट। लेकिन सीबीडीसी जो है उसको क्रिएट किया गया है यूनिवर्सली एक्सेसिबल नेशनली, ठीक है। मोबाइल मनी रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरी इशूइंग एंड एक्वायरिंग बैंक। मोबाइल मनी के लिए जो भी इंटरमीडियरी इशूइंग और एक्वायरिंग बैंक उसका ज़रूरत होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होता है, और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का ज़रूरत होता है, ताकि ऑथराइज करे और वैलिडेट करे पेमेंट को। एक इशू करने वाला बैंक होता है, एक एक्वायर करने वाला बैंक होता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। बट सीबीडीसी जो है ये पीयर टू पीयर पेमेंट मैकेनिज्म होता है बिटवीन सेंडर और रिसीवर, और एलिमिनेट करता है नीड फॉर इंटरबैंक सेटलमेंट। सो सीबीडीसी क्या नहीं है? तो सीबीडीसी इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी, बट इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज दैट हैव मशरूम्ड ओवर द लास्ट डिकेड, जो कि लास्ट डिकेड में बढ़ा है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या डिफरेंस है? तो सीबीडीसी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बट दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सीबीडीसी को इशू कौन करेगा? सेंट्रल अथॉरिटी। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है। सीबीडीसी लेस वोलाटाइल, ये हाईली वोलाटाइल। सीबीडीसी का जो सप्लाई है वो फ्लेक्सिबल है, बट इसका जो सप्लाई है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का वो लिमिटेड और इंक्रीमेंटल सप्लाई है। सीबीडीसी में लोअर प्राइवेसी है और अनोनिमिटी है, इसमें प्राइवेसी नहीं है क्योंकि हम ट्रेस कर सकते हैं हाई वैल्यू को, और क्रिप्टो करेंसीज में हायर प्राइवेसी और अनोनिमिटी है। जैसे एग्जांपल्स क्या है सीबीडीसी के? ई नायरा ऑफ नाइजीरिया एंड डिजिटल युआन ऑफ चाइना। चाइना इस पे पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। एंड रिगार्डिंग प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन एंड इथेरियम। पोटेंशियल चैलेंजेस क्या क्या अडॉप्ट करने में डिजिटल करेंसीज को इंडिया में? सो फर्स्ट इज साइबर हैक एंड थ्रेट। ऑब्वियसली भाई डिजिटल है तो साइबर हैक्स एंड थ्रेट का बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी रिसेंटली चाइना जो है देख सकते हैं वर्ल्ड के ग्लोबली गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको साइबर थ्रेट हुआ है, तो साइबर हैक्स एंड थ्रेट का सबसे बड़ा चैलेंज है। और लोअर फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल से जो इंक्रीज़ है डिजिटल पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड, वो भी हो सकता है सीबीडीसी के रिगार्डिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। थ्रेट टू प्राइवेसी, अनोनिमिटी जो है वो कैश का सबसे बड़ा थ्रेट है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप दुकान में कैश लेके जाते हो, कोई सामान लेते हैं, तो वो कैश ट्रेस नहीं कर सकता कि वो कैश जो है वो किसने दिया है। बट अगर आप सीबीडीसी से किसी को पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स है वो पता चल जाएगा। राइज होगा डिजिटल पेमेंट, वो थ्रेट करेगा लॉफुल और लेजिटिमेट प्रेफरेंस फॉर अनोनिमिटी, क्योंकि वो डिजिटल ट्रायल्स को छोड़ देंगे। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी पे? तो हाई अडॉप्शन ऑफ सीबीडीसी अगर किसी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में होता है तो वो अननेसेसरी इंस्टेबिलिटी इकॉनमी में क्रिएट करेगा। टेक्नोलॉजी प्रिपेयरनेस, लोअर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो है वो लिमिट कर सकता है जो रीच है सीबीडीसी का उसको, और ऐड करेगा जो भी एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ है फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सेस करने में उसमें। सो टेक्नोलॉजी प्रिपेयरनेस हो गया। इम्पैक्ट ऑन बैंक क्रेडिट अवेलेबिलिटी, अगर सीबीडीसी पॉपुलर होगा तो पीपल क्या करेंगे? बैंक से अपना मनी जो है बैंक अकाउंट से वो विड्रॉ करने लगेंगे, और जैसे जैसे वो मनी कम होगा तो बैंक के पास मनी का अवेलेबिलिटी कम होगा। दैट मीन्स कि वो क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करेगा और जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो इंक्रीज होगा। करेंसी सब्सटीट्यूशन थ्रू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन विदाउट प्रॉपर बिना इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के और कॉमन फ्रेमवर्क के जो एबिलिटी है पॉलिसी मेकर्स का कि ट्रैक करे वो क्रॉस बॉर्डर फ्लो, वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा।
अब वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ठीक करना होगा, ताकि हम इस टेक्नोलॉजी को पहले अडॉप्ट करें बाद में, और उसको फ्लेक्सिबल रखें, और जो भी डायनामिक लर्निंग है सीबीडीसी के डिज़ाइन में उसको शामिल करें। प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट से जो भी सीबीडीसी के इम्प्लीकेशंस उसको एड्रेस करें, और जो अदर ग्रोइंग डिजिटल एसेट्स हैं जैसे कंज्यूमर, इन्वेस्टर, बिजनेस इंटरेस्ट, उन पे क्या क्या उसका असर पड़ेगा उसको हम एड्रेस करें। इंश्योर करें हाई स्टैंडर्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इसको कंप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सीबीडीसी ट्रेस नहीं होगा, उसको आप सही से रेगुलेट नहीं कर सकते हो, तो मनी लॉन्ड्रिंग को और ज़्यादा प्रमोट करेगा। प्राइवेसी अश्योर करना है, ये ज़रूरी है कि प्राइवेसी जो लोगों की है और वो अश्योर्ड हो, रिस्पेक्टेड हो, और डेटा जो प्रोटेक्टेड है, और बीआईएस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसको रिस्पेक्ट करना, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो बीआईएस प्रिंसिपल्स क्या हैं कि डू नो हार्म प्रिंसिपल, दैट मीन्स कि सीबीडीसी जो है वो नहीं इंटरवेयर करे पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में और प्रिवेंट करे बैंक को परफॉर्म करने से उनका मॉनेटरी स्टेबिलिटी मैंडेट को। को एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल, दैट मीन्स कि सीबीडीसी जो है उसको यूज़ किया जाए अलॉन्ग साइड एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ मनी, और वो उनको कॉम्प्लीमेंट करे जो मनी अब एग्जिस्ट करते हैं, जो मनी यूज़ किया जाता है, नोट्स वगैरह उसको। और सीबीडीसी जो है वो प्रमोट करे इनोवेशन एंड कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए ओवरऑल एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द पेमेंट सिस्टम। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। तो ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी जो है ये न्यूज़ में क्यों है कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने कुछ चेंजेस किए किसमें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, ताकि अलाउ कर सके रुपी सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। तो जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है तो उसका जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो सेटलमेंट होता है वो कैसे किया जाए, रूपी से। और क्या है न्यूज़ में, तो जो चेंजेस हैं वो इम्प्लाई करता है कि जो भी इंसेंटिव्स हैं और फुलफिलमेंट है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का किसके अंडर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर, तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा एक्सपोर्ट पेमेंट मेड इन इंडियन रुपीज़। तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर में जो भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना इंसेंटिव्स है वो सब अब एक्सपोर्ट पेमेंट पे भी लागू होगा, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर किया जाएगा तो। और ये चेंजेस जो है ये नोटिफाई किया गया किसके लिए, इम्पोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर रिकॉग्निशन एज स्टेटस होल्डर्स, है ना, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। ये सारे चेंजेस जो हैं इन सब पे इम्प्लीमेंट होंगे। गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया है कि ये किया गया है क्यों, ताकि जो राइजिंग इंटरेस्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी उसके रिगार्डिंग, कि जो इंडियन रुपी है वो इंटरनेशनलाइज हो और इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो फर्दर बूस्ट हो। तो आरबीआई का गाइडलाइन क्या-क्या है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपी को लेकर के? तो आरबीआई ने गाइडलाइन दिया कि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है इनवॉइस अरेंजमेंट के अंडर, वो अगर डिनोमिनेटेड है और इनवॉइस्ड है रुपी में, जबकि वो इनवॉइस होगा किसमें, तो आरबीआई का क्या क्या गाइडलाइन है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपी के रिगार्डिंग। तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है इन्वॉइसिंग अरेंजमेंट के अंदर में, वो डिनोमिनेटेड होंगे और इन्वॉइस होंगे रुपी में, लेकिन जो एक्सचेंज रेट होगा बिटवीन करेंसीज ऑफ टू ट्रेडिंग पार्टनर लाइक सपोज दैट इंडिया और यूएसए, तो वो कैसे होगा, वो मार्केट डिटरमाइंड ही होगा। जो भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर होंगे वो अब यूज़ कर सकते हैं स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट, जो कि लिंक होगा करस्पॉन्डेंट बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनर कंट्री फॉर रिसीट एंड पेमेंट, जो कि डिनोमिनेटेड होगा रुपी में, और ये सब सब्जेक्ट होंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दैट इज फेमा ऑफ 1999। और तो और जो बैंक गारंटी करेगा, जो भी बैंक गारंटी है, सेट ऑफ करना अगर एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स को, एडवांस करना है अगर किसी एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में, यूज़ करना सरप्लस बैलेंस को, और जो भी अप्रूवल प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सेट्रा, ये सब जो हैं ये रिलेटेड होंगे जो भी एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में। ठीक है, तो अब ये रूपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है ये हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं, है ना, जो कि बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई फॉरेन एक्सपोर्टर है, ठीक है, और वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेंड किसको कर रहा है, वो बेच किसको रहा है, इंडियन इंपोर्टर को, तो इंडियन इंपोर्टर जो है वो पे किस में करेगा, इंडियन नेशनल रूपी में, और वो किस में जमा करेगा, जो आईएनआर वोस्त्रो बैंक अकाउंट है उसमें। अब जो एक्सपोर्टर हैं वो क्या करेंगे कि उस वोस्त्रो अकाउंट से पैसा विड्रॉ करेंगे और फिर वो किस में जाएगा, उनके कंट्री के पर्टिकुलर बैंक में, जहाँ पे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड देन फॉरेन एक्सपोर्टर उस बैंक से फिर फर्दर विड्रॉ कर सकता है। ठीक है,
अब मान लीजिए कि फॉरेन इंपोर्टर है ना? अब फॉरेन इंपोर्टर है, वो अगर सामान खरीद रहा है इंडियन एक्सपोर्टर से, तो फॉरेन इंपोर्टर क्या करेगा, वो पैसा किसको देगा? वो अपने कंट्री के पर्टिकुलर एक बैंक को, फॉरेन करेंसी जहाँ पे कन्वर्ट होगा किसमें? इंडियन नेशनल रूपी में। फिर वो इंडियन नेशनल रूपी किस में जमा होगा? आईएनआर बोस्टो बैंक अकाउंट में। और फिर जो इंडियन एक्सपोर्टर है, वो पैसा ले सकता है आईएनआर बोस्टो बैंक अकाउंट से, और वो जो भी सामान, गुड्स एंड सर्विसेज है, वो सेल कर देगा फॉरेन इंपोर्टर को। अब इंटरनेशनल करेंसी और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के बारे में जानते हैं। तो तारापुर कमिटी जो फॉर्म हुई थी फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे, ये तो आपको पता है कि दो तरीके का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट होते हैं, है ना? तो करेंट अकाउंट फुल्ली कन्वर्टिबल है, कैपिटल अकाउंट नहीं है। तो जो तारापुर कमेटी फॉर्म हुई थी फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे, उसने डिफाइन किया था इंटरनेशनल करेंसी को कि ऐसी करेंसी जिसको कि वाइडली, व्यापक रूप से यूज किया जा सके फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। और एक इंटरनेशनल करेंसी जो है, उससे माना जाता है कि वो बेसिकली थ्री इंटरनेशनल फंक्शंस जो है वो फुलफिल करती है। और वो थ्री इंटरनेशनल फंक्शंस क्या क्या है, तो टेबल में देखते हैं। सबसे पहला तो स्टोर ऑफ वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसके लिए स्टोर करने का सबसे अच्छा मीन्स क्या होता है? पैसा होता है ना? हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या उसका फ़ायदा है कि ये इंटरनेशनल रिजर्व को प्रमोट करेगा, है ना? गवर्नमेंट के पास जितना ज़्यादा होगा पैसा, वो क्या होगा? इंटरनेशनल रिजर्व में जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व में जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए करेंसी सब्स्टिट्यूट करेगा वो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, व्हीकल करेंसी जो होगा ऑन फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन पे। और प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या होगा? इनवॉइस करने के लिए ट्रेड को और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। यूनिट ऑफ अकाउंट होगा ये, है ना? एंकर पेगिंग लोकल करेंसी, है ना? इसको लोकल करेंसी में चेंज किया जा सकता है ना? गवर्नमेंट जो है वो चेंज कर सकता है। और प्राइवेट सेक्टर क्या क्या है? ये डिनोमिनेट करेगा ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में फर्दर उनको हेल्प करेगा। जैसे कि आज यूएस डॉलर जो है वो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। और डॉलर के बाद किस करेंसी को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है? तो यूरो को। और जो शेयर ऑफ डॉलर है एज एन इन्वॉइसिंग करेंसी, मतलब कितनी जगह इन्वॉइस में वो यूज़ होता है, तो वो 3.1 टाइम्स ऑफ यूएसए शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट। वर्ल्ड एक्सपोर्ट में जितना यूएसए का शेयर है उसका 3.1 टाइम्स ज़्यादा है। एंड 4.7 टाइम ऑफ इट्स वर्ल्ड इम्पोर्ट, और वो जितना इम्पोर्ट करता है उसका 4.7 टाइम ज़्यादा है। दैट मीन्स कि कंट्रीज़ जो हैं वो उस डॉलर को इतना ज़्यादा बिल्स, इनवॉइस वगैरह में यूज़ करते हैं, वो इस डेटा से हाईलाइट होता है कि यूएस जो टोटल एक्सपोर्ट करता है डॉलर में, उससे 3.1 टाइम ज़्यादा है और 4.7 टाइम ज़्यादा है उसके इम्पोर्ट से, वर्ल्ड इम्पोर्ट से। ठीक है? इन अर्ली 1960s इवन रुपी जो है उसको भी एक्सेप्ट किया जाता था एज अ लीगल टेंडर। कौन कौन से कंट्री में? तो कतर में, यूएई में, कुवैत में, बहरीन में, ओमान में, मलेशिया में। लेकिन आज लगभग 86% ऑफ इंडिया इंपोर्ट और 86% ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो इन्वॉइस्ड किस में होते हैं? डॉलर्स में। यानी कि जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसके बिल किस में बने होते हैं? सारे डॉलर में। इंडिया पे किस में करता है? डॉलर में। क्यों? क्योंकि सारे इन्वॉइस किस में होते हैं? डॉलर में। ठीक है ना? अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी जो है, पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर हम रुपए की बात करें, तो एक प्रोसेस है इंक्रीज करने के लिए रूपी का एक्सेप्टेंस और रूपी का क्रेडिबिलिटी, है ना? दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा रुपया एक्सेप्टेड होगा वर्ल्ड अक्रॉस, उतना ज़्यादा वो क्रेडिबल होगा, उतना ज़्यादा वो ट्रस्टवर्दी होगा। दैट मीन्स कि उतने कंट्रीज को, उतने लोगों को ट्रस्ट होगा रूपी पे, है ना? कि रूपी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल नहीं है, वो स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा। एंड रूपी का एक्सेप्टेंस जो है पूरे वर्ल्ड के थ्रू बढ़ेगा। और कौन कौन एक्टिविटीज़ से? तो ये फर्दर एक्टिविटीज़ हैं जो कि इनकरेज करेंगी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। तो ये क्या है? सबसे पहले कि इंक्रीज होगा यूज़, उसका यूज़ बढ़ेगा इनवॉइस की, मतलब बिल में, और सेटलमेंट करने के लिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को। फिर फ्रीडम होगा जो भी नॉन रेसिडेंट्स है कि वो होल्ड कर सके फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी किस में? रुपी में। और फ्रीडम होगा जो भी नॉन रेसिडेंट है कि उनके पास ट्रेडेबल बैलेंस हो रुपी में अपने ऑफशोर लोकेशन पे। दैट मीन्स कि इंडिया के बाहर जो भी नॉन रेसिडेंट है जो ट्रेड करे हैं, उनके पास पर्टिकुलर एक ट्रेडेबल बैलेंस हो किसमें? रूपी में। तो इसको और भी बोला जा सकता है कि अडॉप्ट करना फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। दैट मीन्स कि जो लोकल फाइनेंशियल एसेट है उसको फॉरेन फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट करने के लिए फुल्ली कन्वर्टिबल वो होना चाहिए। और जो भी फॉरेन फाइनेंशियल एसेट है उसको लोकल करेंसी में, लोकल फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट करने की फुल्ली फ्रीडम होनी चाहिए। अभी इंडिया क्या अलाउ करता है? पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और फुल करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है वो फ्रीडम है, वो आज़ादी और एबिलिटी है कि कन्वर्ट कर सकते हैं हम क्या? डोमेस्टिक करेंसी को किसी भी फॉरेन करेंसी में, या फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में। तो कैपिट करेंट अकाउंट की फुल कन्वर्टिबिलिटी है, बट कैपिटल अकाउंट की नहीं है, पार्शियल है। ठीक है?
अब इनिशिएटिव्स क्या-क्या लिए गए हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी के रिगार्डिंग? तो सबसे पहला जो आता है वो है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार किया गया था क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए, जो कि गवर्न किसके अंडर होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। और फेमा जो है वो रिप्लेस किसको किया था? तो फेरा को, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973, और शिफ्ट किया इंडिया का अप्रोच फ्रॉम कंजर्वेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फेरा के थ्रू इंडिया कंजर्व करता था फॉरेन एक्सचेंज को, लेकिन फेमा के अंडर वो मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है और कैपिटल फ्लो में जो ग्रोथ है उसको ये हेल्प किया। और तो और इंडिया का जो रोल है एक एज अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई जो है उन्होंने नंबर ऑफ इनिशिएटिव लिए हैं ताकि रुपए को इंटरनेशनलाइज किया जा सके। अब वो फर्दर इनिशिएटिव्स क्या क्या है रिगार्डिंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी? तो सबसे पहला कि क्रॉस बॉर्डर जो बॉर्विंग है वो रूपी में किया जाता है। कैसे? तो हम जानते हैं कि मसाला बॉन्ड जो है वो इशू होता है। तो मसाला बॉन्ड 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं ना, रूपी डिनोमिनेटेड एक मसाला और एक महाराजा। तो महाराजा कंट्री के अंदर इशू होते हैं और मसाला कंट्री के बाहर होते हैं, है ना? तो जो भी इंडिया रूपी डिनोमिनेटेड, मतलब रूपी में ही अगर कोई ओवरसीज़ बॉन्ड इश्यू करता है, दैट मीन्स इंडिया के बाहर अगर कोई इंडियन कंपनी है, अगर वो इंडिया के बाहर कोई बॉन्ड इश्यू करता है इन रूपी, तो उसको क्या बोलेंगे? मसाला बॉन्ड। और ये बेसिकली आईएफसीज़ में इंडिया कंपनीज़ का हेल्प करता है ना? आईएफसी की बैकिंग होती है ताकि वो बॉन्ड जो है वो ट्रस्ट वर्दी रहे और जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो उस बॉन्ड को परचेज कर सके और उस पर इन्वेस्ट कर सके, राइट? तो वो मसाला बॉन्ड है। तो 2014 से इंडियन कॉर्पोरेट जो है वो इशू कर रहे हैं, है ना? तो वो क्या कहते हैं, रूपी में डिनोमिनेटेड वो बॉन्ड होती है। दैट मीन्स कि अगर डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है दैट डजेंट मैटर, जो भी वो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न है वो रूपी में ही देंगे उनको। नेक्स्ट वन इज करेंसी स्वैप्स। न्यूज़ में भी बहुत बार आया है, इंडिया श्रीलंका न्यूज़, इंडिया श्रीलंका कंटेक्स्ट में या फिर जापान के कंटेक्स्ट में इंडिया ने जापान से भी करेंसी स्वैप किया था। तो 23 करेंसी स्वैप जो है वो अग्री किए गए हैं 2018 से मेनी नेशंस के साथ, जैसे यूएई है, सार्क है और भी अदर कंट्रीज, ताकि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को प्रमोट किया जा सके। ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी, सबसे बड़ा डेवलपमेंट कब हुआ? तो 2022 के जुलाई में जब आरबीआई इशू किया एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क क्या कि अलाउ करे ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी। कैसे? वो स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट से। और अदर मेजर क्या क्या है? तो एक्सप्लोर किया जाए डोमेस्टिक करेंसी यूज के लिए को, किसके लिए? तो रीजनल ट्रेड सेटलमेंट एंड एशियन क्लियरिंग यूनियन पे, है ना? कंडीशन, इनेबलिंग कंडीशन क्रिएट किया गया ताकि लिंक किया जा सके डोमेस्टिक रूपी इंटरेस्ट रेट को एंड करेंसी मार्केट जो है विथ ऑफशोर रूपी मार्केट के साथ। और परमिट किया गया जो भी प्राइमरी डीलर है कि वो एक्ट करे एज अ मार्केट मेकर इन फॉरेक्स मार्केट, ताकि इंप्रूव किया जा सके मार्केट लिक्विडिटी को। प्राइमरी डीलर्स कौन? तो जो शेयर इशू होता है, जो सबसे पहले लेते हैं उस शेयर को, कंपनी से डायरेक्टली खरीदते हैं, वो प्राइमरी डीलर। एंड देन अगर उसको फर्दर वो एक्सचेंज मार्केट में लेके जाते हैं, उस शेयर को फर्दर वो सेल करते हैं, देन इट्स कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, राइट? तो बेनिफिट क्या क्या है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का? तो सबसे पहला कि ये रिड्यूस करेगा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको, क्योंकि अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है स्टेबिलिटी क्रिएट होगा। कैसे? तो हमारा डिपेंडेंस जो है फॉरेन करेंसी पे ट्रेड के लिए वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड अगर रूपी में करेंगे तो जो डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी है ट्रेड के लिए वो कम हो जाएगी। अब जब डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होगी तो जो डॉलर एक्सचेंज रेट में वोलाटिलिटी है, दैट मीन्स कि वो अप डाउन होते रहता है, रूपी वीक होता है, स्ट्रांग होता है, वो खत्म हो जाएगा। तो जो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है? ये रिड्यूस करेगा जो भी इम्पोज्ड कॉस्ट है फॉरेक्स का ऑन इकोनॉमी में। बट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, है ना? तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या है? वो चेंज होता है इंटरेस्ट रेट में बिटवीन द टू करेंसी ऑफ द टू कंट्री, ठीक है? तो डॉलर में भी आप लोग देखते हैं कि डॉलर का वैल्यूज जो है वो स्ट्रांग होते जा रहा है, इंडियन रूपी वीक होते जा रहा है। तो वो क्या है? इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ रही हैं। मतलब अगर आज हमने डॉलर होल्ड किया, हो सकता है अगर मान लीजिए रुपी स्ट्रांग हो जाए तो क्या होगा? वो हमको लॉस होगा, क्योंकि डॉलर हमने $1 70 में खरीदा, नहीं सपोज दैट मान लीजिए अभी 80 है, तो $1 हमने 80 रुपये में खरीदा, आगे जाकर के मान लीजिए $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ हो जाती है, तो मुझे तो 10 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि अगर मैं वो डॉलर $1 किसी को सेल करूँगा तो मुझे 70 मिलेगा, राइट? और अगर वो स्ट्रांग हुआ तो मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन फर्दर अगर किसी को बिजनेस करना उसको लॉस होगा। तो जो भी इम्पोज्ड कॉस्ट होते हैं फॉरेक्स में, इकोनॉमी में, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से, उसको भी ये रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करेगा क्या? वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक। क्यों? क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी जो है फॉरेन करेंसी पे वो कम हो जाएगा, तो हम उतने कम वल्नरेबल होंगे एक्सटर्नल शॉक को। मिटिगेट करेगा करेंसी रिस्क, जो भी करेंसी रिस्क है उसको कम करेगा इंडियन इंटरप्राइजेस के लिए। कैसे? फॉरेन एक्सचेंज जो फ्लक्चुएशन है, जैसे मैंने अभी डॉलर का एग्जांपल दिया, उसको ये कम करेगा, है ना?
रिड्यूस करेगा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी कि अगर हम रुपी में ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो हमको डॉलर की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स कि अगर डॉलर का वैल्यू बहुत ही ऊपर जा रहा है तो हमें हमारी इंटरप्राइजेस को, कंपनीज को बाहर ट्रेड करने में या इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और सपोर्ट करेगा ग्लोबल ग्रोथ ऑफ इंडियन बिजनेसेस, इन्हांस करेगा इंडिया का ग्लोबल स्टैच्यू एंड रिस्पेक्ट। ये हेल्प करेगा इंडियन बिजनेसेस को कि वो इंक्रीज कर सके अपना बार्गेनिंग पावर। जैसे कि पोस्ट 2008 रिसेशन के बाद, 2008 के रिसेशन के बाद जो चाइना का एफर्ट था इंटरनेशनलाइज करने के लिए रेनमिनपी को, वो हेल्प किया उसका इंक्रीज करने में ग्लोबल स्टैच्यू। ठीक है ना। अदर बेनिफिट्स क्या हैं? तो ये लोअर क्या करेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है उसका जो कॉस्ट है वो उसको क्या करेगा, कम करेगा। इंप्रूव करेगा हमारा करेंट अकाउंट डिफिसिट को, क्यों? क्योंकि रिड्यूस करेगा ट्रेड कॉस्ट और डिफिसिट को। ये फैसिलिटेट करेगा ट्रेड विथ अदर कंट्री जो कि ग्लोबल सैंक्शन के अंडर में है, जैसे कि ईरान, वेनेजुएला, रशिया, है ना। इनमें बहुत सारे सैंक्शन लगे हैं, तो रुपी के साथ आराम से ट्रेड किया जा सकता है। कंट्री जो कि फेस कर रहे फॉरेक्स शॉर्टेज, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, उनके साथ ट्रेड करने में आसानी होगा। और ये मदद करेगा उन सभी हज़ार्स जो है मोरल पुलिसिंग का वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा उसको दूर करने में। जैसे कि यूएसए जो है वो सीवियर बहुत ही रोके रखा है रशिया का जो एक्सेस है इस डॉलर एसेट पे उसको, है ना। अब चैलेंजेस क्या क्या है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी में? तो ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी को। क्यों? क्योंकि ये लिमिट करेगा जो उसका इफेक्टिवनेस और इंडिपेंडेंस है। मतलब कि आरबीआई का जो एबिलिटी है कंट्रोल करने का डोमेस्टिक मनी सप्लाई को, और उसका जो इन्फ्लुएंस है इंटरेस्ट रेट पे, वो कैसे होता है? डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के थ्रू। लेकिन ये इसके अगर इंटरनेशनलाइज हो जाए रुपी तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रिएट होगा इम्पॉसिबल ट्राइनिटी, ट्राइलेमा, है ना। ट्राइलेमा में क्या क्या आएगा, ओपन इकॉनमी, मतलब कि कोई कंट्री जो है वो साइमल्टेनियसली नहीं पहुंच सका है गोल ऑफ फ्री कैपिटल मूवमेंट, है ना, कि फ्री कैपिटल मूवमेंट हो सके, एक्सचेंज रेट भी स्टेबल हो और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, कोई भी कंट्रीज को एक स्टेप अचीव नहीं कर सका है। इसलिए ये जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है और जो डोमेस्टिक मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है इंटरेस्ट रेट को, डोमेस्टिक के मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के थ्रू उसको इन्फ्लुएंस करेगा। इंक्रीज करेगा रीफाइनेंसिंग रिस्क, कैसे? क्योंकि ये बढ़ा देगा जो पास थ्रू रिस्क है एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टिमुलस उसका, किस पे? डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट पे, क्योंकि नॉन रेसिडेंट होल्ड करेंगे रूपी को। जैसे कि ग्लोबल रिसेशन के टाइम में क्या हुआ, नॉन रेसिडेंट जब वो कन्वर्ट कर देंगे रूपी को और मूव आउट कर जाएंगे तो क्या होगा, उससे एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से रिस्क जो है मार्केट में बढ़ जाएगा। ये बढ़ा देगा एक्सचेंज रेट वोलाटिलिटी को। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इन केस इन्फ्लेशन रेट जो है वो हायर है ग्लोबल रेट से, या फिर फ्रॉम अनकंट्रोल फ्लो ऑफ कैपिटल, तो ये अगेंस्ट जाएगा प्राइस स्टेबिलिटी मैकेनिज्म का। सो इन्फ्लेशन जो है अगर ग्लोबल रेट से हायर है तो वो उस करेंसी का यूज़ को अंडरमाइन करेगा इंटरनेशनल मीडिया ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे, क्यों? क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होंगे उनको लॉस होगा। इंक्रीज करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि मेंटेन करे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल और मॉनेटरी सिस्टम ऑर्डर को। तो इंक्रीज बर्डन टू प्ले द रोल ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, मतलब लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का जो रोल है वो और बढ़ जाएगा। अवे फॉरवर्ड क्या क्या है? तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी जो है वो उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, लेकिन उसको सक्सेसफुली अचीव करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है फंडामेंटल। वो क्या क्या है कि डेवलप करना होगा एक डीप डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एफिशिएंट मार्केट फॉर फंडिंग, रिस्क ट्रांसफर करने के लिए, और एक प्री कंडीशन रखना होगा। पहले से ही हमें कंडीशन बना के रखना होगा कैसे हम एक्सटर्नल शॉक को फ्यूचर में अब्जॉर्ब कर सके। कैपिटल इनफ्लो को इफेक्टिवली मैनेज करना होगा, जैसे कि राइट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी, मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन और मार्केट इंटरवेंशन के थ्रू। जैसे कि कैपिटल फ्लो हायरार्की में जो एफडीआई है वो सबसे कम रिस्की होता है, उसको फॉलो कौन करता है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट, देन फॉलोड बाय डेट कैपिटल। सो हम लोगों को पहले फोकस करना होगा पॉलिसी और मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन शुड बी डेट फॉलो, डेट फ्लोज, है ना, मतलब डेट फ्लोज में हमको हम लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। फिर ये इंक्रीज करेगा रूपी एक्सेप्टेंस को, जैसे कि करेंसी ऑफ रिजर्व, तो करेंसी जिसमें कि असेट को हेल्ड किया गया है ना। तो रूपी का जो एक्सेप्टेंस है उसको सबसे ज़्यादा हम लोगों को इंक्रीज करना होगा कि उसको कंट्रीज जो है करेंसी फॉर रिजर्व जो है वो रखे। जैसे कि ओवर 7.5 ट्रिलियन ऑफ यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी आर हेल्ड बाय वेरियस नेशन इन अगस्त 2022। तो जैसे लोग डॉलर को रखते हैं एज अ सिक्योरिटी, वैसे ही लोग इंडियन रूपी को भी रखें। और इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल मर्चेंटाइज में और कमर्शियल सर्विस ट्रेड में उसको इंक्रीज करना होगा। इससे क्या होगा कि रूपी का जो एक्सेप्टेंस है वो एज अ करेंसी ऑफ ट्रेड इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी चैलेंज ऑफ इंडिया। तो जो इंडियन प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट रिलीज किया गया आरबीआई एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के थ्रू, वो इंडियन प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ हाईलाइट कर रहा है।
तो सबसे पहले जानते हैं प्रोडक्टिविटी क्या है। तो प्रोडक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है कि रेशियो ऑफ द आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विस टू इनपुट। ये रेशियो है गुड्स एंड सर्विस का जो आउटपुट है बाय इनपुट। ठीक है। अब इनपुट में क्या क्या होगा? तो इनपुट में ह्यूमन हो सकता है, लैंड हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी हो सकता है ना। तो ह्यूमन एज वेल एज अदर जो कि यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो दूसरे वर्ड में बोले तो ये मेजर करता है कि हाउ इफिशिएंटली प्रोडक्शन इनपुट जैसे कि लेबर एंड कैपिटल जो है उसको यूज़ किया जाता है किसी भी इकोनॉमी में टू प्रोड्यूस करने के लिए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कि जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप किसी भी जो इनपुट को लेबर और कैपिटल को या एक्सेट्रा अदर को आप कितनी इफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट तैयार करने के लिए। तो सेवरल डिटर्मिनेंट्स क्या-क्या है प्रोडक्टिविटी के? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लेबर क्वालिटी। जितना अच्छा आपका लेबर क्वालिटी होगा, आपका प्रोडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। डिग्री ऑफ ओपननेस आपका कैसा है, जिसको कि मेजर किया जाता है एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एफडीआई के थ्रू, है ना? मतलब आपके कंट्री से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट कम हो रहा है, एफडीआई ज़्यादा आ रही है, दैट मीन्स कि आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। नर्चरिंग ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन जितना ज़्यादा होगा आपके यहाँ, है ना? मतलब कि इंट्रोड्यूस होगा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस, तो उतना ज़्यादा क्या होगा? आउटपुट प्रोड्यूस होगा। कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस कर पाएँगे, तो प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा होगी। क्वालिटी एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, है ना? एजुकेशन और हेल्थ जो है वो सबसे फंडामेंटल प्रीरिक्विजिट है फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अगर आपका पॉपुलेशन एजुकेटेड ही नहीं होगा, स्किल नहीं होगा, हेल्थ नहीं उसका सही होगा, तो प्रोडक्टिविटी तो अच्छी हो ही नहीं सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, अगर फाइनेंस नहीं होगा, क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगी? आप टेक्नोलॉजी नई नई नहीं ला सकते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट इफेक्टिव नहीं बना सकते हो, है ना? आप मशीन्स नहीं खरीद सकते हो, तो आउटपुट आपका अफेक्ट करेगा। इनपुट तो आपके पास उतना ही रहेगा, आउटपुट अफेक्ट कर जाएगा। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तभी आपका वहाँ पे काम जो है प्रोडक्शन है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। आपके पास अगर प्रॉपर मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कोई फैक्ट्री है, प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। दैट मीन्स कि प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ते जाएगा। अब लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? तो लेबर प्रोडक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है कि रेशियो ऑफ आउटपुट, जितना आउटपुट आ रहा है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर और नंबर ऑफ आवर वर्कड। मतलब आउटपुट कितना जनरेट हुआ डिवाइडेड बाय कितने घंटे काम हुए और कितने नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो या तो काम किए। तो विथ जीडीपी एज द मेजर ऑफ आउटपुट, अगर हम जीडीपी को ले मेजर ऑफ आउटपुट एंड नंबर ऑफ वर्कर्स को ले अगर मेजर ऑफ इनपुट, तो लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड किससे? जीडीपी पर कैपिटा से। क्यों? क्योंकि ये मेजर है स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ कंट्री का। ठीक है ना? टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है? तो ये मेजर है टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट। यहाँ पे बस एवरेज ऑफ इनपुट नहीं बल्कि ये वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट है। तो जो टोटल आउटपुट है उसको डिवाइड किया जाएगा अगर वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट, तो निकलेगा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। और इनपुट में क्या? लेबर एंड कैपिटल। तो अगर हम इंप्रूवमेंट करेंगे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में, तो ये कम क्या करेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट को, रेज करेगा आउटपुट लेवल को और लीड करेगा हायर जीडीपी को। और तो और जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है वो प्राय एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है किससे? इनोवेशन से, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से और लॉन्ग रन ड्राइवर ऑफ पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। दैट मीन्स कि वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट में लेबर एंड कैपिटल है, आउटपुट है। तो अगर इनोवेशन होगा दैट मीन्स कि आपके पास नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगे, नई नई टेक्निक्स आएंगी कि आप प्रोडक्शन को कैसे और इफिशिएंट और फास्ट और इफेक्टिव बना सकते हो। तो आप कम लेबर में ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, है ना? ज़्यादा अच्छी आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, वो भी आपके लिए इफिशिएंट होगा। आप नई नई चीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ प्रमोट कर सकते हैं। कंज्यूमर जो हैं उनको आप उनके डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं, है ना? तो आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगा। अब टीएफपी ग्रोथ रेट क्या है इंडिया के लिए? तो टीएफपी ग्रोथ रेट जो है इंडिया के लिए फॉर द पीरियड 2010 और 2019 वो कितना है? 2.2%। और ये बेटर है जो भी इमर्जिंग मार्केट है और डेवलपिंग इकोनॉमी है उनके कंपैरिजन में। तो जो एनुअल ग्रोथ रेट है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी परसेंट में, वो क्या है? तो आप देख सकते हैं ये 2001 का डेटा है ना? और ये 2022 का डेटा है। ठीक है? तो किस तरीके से जो भी आपका ये इंडिया का है, वर्ल्ड का है एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज जो भी हैं, ठीक है? उनका ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है। तो इंडिया का हम लोग देख सकते हैं ये स्टेबल नहीं है, ये हमेशा बढ़ता घटता ही रहा है और अभी फिर जाकर के ये राइज कर रहा है ना? अब ये 2022 में फिर राइज कर रहा है। बीच में कम क्यों हुआ था प्रोडक्टिविटी? बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक। कोविड पैंडेमिक में सब कुछ लॉकडाउन हो चुका था, है ना? तो उस वजह से क्या हुआ? ये कम हो गया था, लेकिन फिर अगेन ये राइज कर रहा है यहाँ पे। सिग्निफिकेंस क्या-क्या है प्रोडक्टिविटी का? तो सबसे पहला कि ये ड्राइव करता है इकोनॉमी ग्रोथ को बढ़ाता है। एक हाइली प्रोडक्टिव अगर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि ये सक्षम है प्रोड्यूस करने में ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज़
सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स के साथ या फिर सेम लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ लेस रिसोर्स, ठीक है ना। कम रिसोर्स में आप उतना ही प्रोड्यूस कर दो या फिर सेम रिसोर्स है तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस करो। इंक्रीज करता है ये प्रोडक्टिविटी, जो इंक्रीज अगर होगा प्रोडक्टिविटी तो वो अफेक्ट करेगा सबको। कैसे? बिजनेसेस को कैसे इफेक्ट करेगा? तो ये ब्रिंग करेगा हायर प्रॉफिट और अपॉर्चुनिटी फॉर मोर इन्वेस्टमेंट। वर्कर को कैसे? तो उनको हाई वेज मिलेगा, बेटर वर्किंग कंडीशन। और गवर्नमेंट को कैसे? तो हाई टैक्स रेवेन्यू से, ठीक है ना। इंप्रूव क्या करता है? कॉम्पिटिटिवनेस एंड ट्रेड परफॉर्मेंस। अगर प्रोडक्टिविटी जो है वो जितना ज़्यादा ऑगमेंट होते जाएगा, जितना मजबूत होते जाएगा, तो वो क्या इनेबल करेगा इंडिया का प्रोडक्शन यूनिट को कि वो पेनिट्रेट कर सके एक बहुत ही बड़े वे में ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में। इंडिया के जो प्रोडक्ट होंगे वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे, है ना। वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड में आएंगे। दैट मीन्स कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में, वो इंक्रीज़ करेगा। बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करेगा। जो एनालिसिस है चेंजेस, एनालिसिस ऑफ चेंजेस इन फैक्टर इनपुट एंड प्रोडक्टिविटी एट इंडस्ट्रियल लेवल, जो फैक्टर इनपुट है प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्रियल लेवल पे, उनमें जो चेंजेस आए हैं उसका एनालिसिस जो बहुत ही एसेंशियल होता है आइडेंटिफाई करने में इंडिया का ग्रोथ पाथ को, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके प्रो ग्रोथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को, है ना। इंडस्ट्री लेवल पे जो भी चेंजेस आ रही हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वगैरह में, उसको प्रॉपर एनालिसिस करके अगर पॉलिसी हम लोग बनाएं तो वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हेल्प करेगा। पार्टिसिपेट करने के लिए ग्लोबल वैल्यू चेन में इंक्रीज प्रोडक्टिविटी जो है वो हेल्प करेगा क्या, कि इंडिया का पोजीशन अच्छा हो ग्लोबल वैल्यू चेन में। और ये जो कंपटीशन उसको और इंटेंस करेगा, किससे? जो इंटेंस कंपटीशन है इंपोर्ट से, क्योंकि इंपोर्ट जो है वो क्या हो रहा है, क्वालिटी इंपोर्ट्स आ रहे हैं, है ना। कंपटीशन इंडिया में क्रिएट कर रहा है, तो उससे ये डिफेंड करेगा। और जो इंपोर्ट का निगेटिव इम्पैक्ट है जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पे, उसको कम करेगा। नेक्स्ट थिंग कि अचीव करने में मदद करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, लोगों को फर्दर अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, लोगों का इनकम बूस्ट होगा। तो उससे क्या होगा, एसडीजी अचीव किया जा सकता है ना। जैसे कि एंड पॉवर्टी, एंड हंगर, रिड्यूस इनइक्वालिटी एटसेट्रा, वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी मिलेगी। अब रीज़न क्या क्या है लो प्रोडक्टिविटी इंडिया में? तो 2020 में इंडियन कंपनीज जो हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो स्किल गैप है वो सबसे बड़ा बैरियर है। जो चैलेंजेस हैं उसका 34% रीज़न क्या है, स्किल गैप। और 2022 में तो ये और बढ़ के 60% हो गया। तो स्किल वर्कफोर्स का कमी जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकंड क्या है, लार्ज अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल साइज ऑफ फर्म। हम जानते हैं कि इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, और स्मॉल साइज ऑफ फर्म जो है ये फर्दर अलग चैलेंज है। ये प्रोडक्टिविटी का इम्प्रूव करने में बहुत ही बड़ा हर्डल क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि इंटरप्राइजेज जो हैं वो एबल नहीं है कि इन्वेस्ट कर सके मशीनरी में, क्योंकि उनके पास कैपिटल ही नहीं है ना। तो जब कैपिटल उनके पास मशीनरी वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए ही नहीं है, तो वो फिर वर्कर स्किलिंग पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनोवेशन जो है वो लिमिटेड किसको है, फ्रंटियर फर्म्स को। ज़्यादातर जो स्मॉल इंटरप्राइजेज जो हैं वो प्रॉब्लम फेस किसके रिगार्डिंग करते हैं, इंट्रोडक्शन, यूज़ और स्प्रेड ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, जैसे कि बूस्ट करना इनोवेशन, लैक ऑफ ऑटोमेशन, आउटडेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सेट्रा। छोटे छोटे जो फॉर्म्स होंगे वो इनोवेशन बूस्ट नहीं कर पाते, उनके पास ऑटोमेशन की कमी है, आउटडेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। जो डेटा है इनपुट और आउटपुट के लिए एक इंडस्ट्री लेवल पे डिटेल वे में, वो कमी है उसका, नहीं है, लैक है उसका। तो ये डिफिकल्ट बना देता है फेयर एनालिसिस करना उस फैक्टर इनपुट और प्रोडक्टिविटी का अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के में, ठीक है। और क्या कमी है, दूसरा चैलेंज क्या है, तो गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाने की कमी। इंडिया का जो हाई प्रोपोर्शन है फर्म्स का, वो बहुत ही पुअर परफॉर्म करते हैं बेसिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में, जैसे कि परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, सेट करना टारगेट फॉर पीपल, मैनेज करना। अब इम्प्लीकेशंस क्या क्या है फॉलिंग प्रोडक्टिविटी का, तो ये क्या करता है, कंपनीज के प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है, वेजेस कम कर देता है लेबर का, वर्क फोर्स का सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो सकता है ना। इनएफिशिएंसी प्रोजेक्ट में क्रिएट करता है, और एक प्रोजेक्ट में अगर इनएफिशिएंसी क्रिएट होता है तो रिपल इफेक्ट, दैट मीन्स कि वो फर्दर आगे आने वाले प्रोजेक्ट को अफेक्ट करते हैं। और अनइक्वल ग्रोथ होता है वेरियस सेक्टर का, दैट मीन्स कि कोई सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है और कोई सेक्टर ग्रोथ नहीं कर पाता, दैट मीन्स वो डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या क्या है, तो सबसे पहले तो लो हम लोग को बैरियर जो है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड उसको कम करना होगा। जैसे बैरियर है इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, वो बहुत ही डिट्रीमेंटल है, खराब है हमारे प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमीज हैं विथ लोअर बैरियर और ग्रेटर इंटीग्रेशन टू सप्लाई चेन, वो हायर ग्रोथ अचीव किए हैं। इनकरेज करना होगा ग्रोथ ऑफ फर्म साइज को। जो लार्ज फर्म्स हैं
वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है किसके कंपैरिजन में, स्मॉल फर्म्स के कंपैरिजन में, ठीक है। इंप्रूव करना होगा क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, इंप्रूव करना होगा जो एक्सेस है क्वालिटी और रिलेवेंट ट्रेनिंग का उसको, यहाँ तक कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है स्पेशली इन रूरल एरिया, उनको भी हम लोगों को जो एक्सेस है ट्रेनिंग क्वालिटी और रिलेवेंट ट्रेनिंग उसको इंक्रीज करना होगा ताकि प्रोडक्टिविटी और उनका इनकम भी बढ़ सके। और तो और इन लोग लिंक करना होगा जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है बेटर एम्प्लॉय लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। इन्वेस्ट करना होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्योंकि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, है ना? और जो भी न्यू ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है उसको ये इनेबल करेगा, अदर इनोवेशन को ये प्रमोट करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, है ना? और तो और नए गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है उसको भी ये फर्दर इंक्रीज करेगा। प्रोडक्टिविटी जो है इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स जैसे कि ट्रेड रिफॉर्म करके, स्किल्स अपग्रेडिंग प्रोग्राम करके, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करके, आईसीटी का जो एक्सेसिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करके, इनकरेज एफडीआई एंड इनोवेशन, इसके थ्रू हम जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ा सकते हैं। और रिफॉर्म का ज़रूरत है एजुकेशन में, क्यों? क्योंकि वो प्रमोट करे इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, ताकि वर्कर्स जो है वो एबल हो कि यूज़ कर सकें नए टेक्नोलॉजी और कैपिटल को प्रोडक्टिवली। एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम जो है उसको अडेप्ट करने का ज़रूरत है ताकि वो प्रोवाइड करे न्यू स्किल, कॉम्पिटेंसी एंड एबिलिटी। अब क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी को? तो बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ताकि इम्प्रूव किया जा सके प्रोडक्टिविटी को। स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन दैट्स कॉल्ड अमृत मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सभी ओरिएंटेड हैं किसके टुवर्ड्स इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी को, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, फोकस क्या है गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में? तो उसके लिए क्या क्या स्कीम है? तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, अभी रिसेंटली नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, हाँ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी आया, पीएम गति शक्ति भी है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ये सारे हैं। अदर वन इज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, ताकि प्रोसेसिंग किया जा सके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जा सके, उसका सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन किया जा सके, इन सबको किस में किया जा सके? एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट वन इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हुआ है कंज्यूमर्स के साथ बेंगलुरु में। किसने किया है? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ने, ठीक है। अब ये ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स क्या है? तो ये एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, है ना? इसको इनकॉर्पोरेट किस में किया गया है? तो ये इनकॉर्पोरेटेड है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। तो जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है एंड प्रोटियन ई गव टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारे इसके इनिशियल प्रोमोटर्स हैं, ठीक है। इसका एम है प्रोमोट करना ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एक्सपेक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। दैट मीन्स कि जो भी एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे, तो उनसे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं उनको ये प्रमोट करेगा ओपन नेटवर्क पे, राइट। ओएनडीसी जो है वो स्टार्ट किया है अल्फा टेस्ट कब? क्लोज यूजर ग्रुप के साथ अप्रैल 2022 में, और वो भी कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो बेंगलुरु में। और ये एक्सपैंड किया गया इसको बाद में 80 शहरों से ज़्यादा सितंबर 2022 में। और ये वैलिडेट करता है ऐप को और कंफर्म बिजनेस एंड ऑपरेशनल फ्लो को, ठीक है। अब बीटा टेस्टिंग फेज में क्या है कि जनरल पब्लिक जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है शॉपिंग वाया ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के द्वारा, और प्रोवाइड करेगा अर्ली फीडबैक नेसेसरी एक्शन के लिए अगर कोई होगा, ताकि उसको आगे और बढ़ाया जा सके फीडबैक ले लेके, ठीक है। तो रिलेटेड इससे और क्या न्यूज़ है? तो शिप रॉकेट जो है वो फर्स्ट इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर बना है जो कि ओएनडीसी नेटवर्क से जुड़ा है। और दूसरे नेटवर्क पार्टिसिपेंट कौन-कौन है ओएनडीसी में? तो बायर साइड में है पेटीएम मॉल, कोटक, आईडीएफसी, गॉफ्यूगल, क्राफ्ट्सविला, फ़ोनपे एक्सेट्रा। सेलर साइड में कौन है? ज़ोहो, स्नैपडील। लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कौन है? तो लोड शेयर, डुन्ज़ो, ई-कार्ट एक्सेट्रा। और फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी कौन है जो ज्वाइन किया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? तो माइक्रोसॉफ्ट है। अब ओएनडीसी क्या है? तो ये मार्केट और कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है, एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। नेक्स्ट वन इज कि ये ओपन नेटवर्क है, ये एक कोई एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म नहीं है लाइक एन अमेजोन और फ्लिपकार्ट।
ये एलिमिनेट करता है नीड ऑफ अ सेंट्रल इंटरमीडियरी, है ना? जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट क्या सेंट्रल इंटरमीडियरी हैं, बायर भी किस पे जाते हैं? अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे, पर सेलर भी किस पे आते हैं? उस प्लेटफ़ॉर्म पे। तो ये उसको एलिमिनेट करता है ओएनडीसी, ये एक सेंट्रल इंटरमीडियरी नहीं है। ये इनेबलर है मैसिव डिजिटल कॉमर्स एक्सपेंशन एक्सपेंशन के लिए। दैट मीन्स कि इससे डिजिटल जो कॉमर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगा और ये बिज़नेस को डिजिटाइज़ करने का एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ ये इनेबलर है फॉर ब्रॉड बेस्ड इनोवेशन के लिए, ब्रॉड बेस्ड इनोवेशन को प्रमोट करेगा। तो ओएनडीसी डिफरेंट कैसे है ट्रेडिशनल ई-कॉमर्स मॉडल से? तो अनलाइक ट्रेडिशनल पैराडाइम जो पहले का जो पैराडाइम है ई-कॉमर्स का, ओएनडीसी नहीं डिपेंडेंट है किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी पे लाइक अमेज़न और फ्लिपकार्ट, ठीक है? ये एक ओपन नेटवर्क है प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन का जो कि इंटरऑपरेबल हैं। ये सारे एक साथ मिलके काम करेंगे, अलग-अलग अलग-अलग नहीं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न अलग-अलग काम करते हैं सेंट्रलाइज़्ड वे में उसकी तरह नहीं। और उसके वजह से ये ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज़ होगा। दैट मीन्स कि पर्टिकुलर कोई एक कंपनी जो है सारा कंट्रोल अपने पास नहीं रखेगा। जैसे कि अभी क्या होता है एग्जिस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म सेंट्रिक मॉडल में कि कंज्यूमर मोबिलिटी प्लेटफ़ॉर्म जो है वो अलग होता है, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म अलग होता है, डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म अलग होता है ना? अगर आपको जैसे टिकट्स वगैरह करनी है वो एक अलग प्लेटफ़ॉर्म से होंगी, ई-कॉमर्स का आपको कुछ मँगवाना है ना? तो वो अलग प्लेटफ़ॉर्म पे होंगी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ठीक? ये हो गया आपका गोआईबिबो, देन अदर जो भी हैं। और डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म वो आपका अलग है ना? ई-कार्ट है, जो भी कुरियर सर्विसेज़ वाले हैं। लेकिन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में क्या है कि ये सेवरल बायर एप्लीकेशंस जो हैं वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे। जैसे मोबिलिटी प्लेटफ़ॉर्म वाले हो सकते हैं कनेक्टेड हों आपके ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के साथ मतलब कस्टमर जो है अगर उसको ये क्या बोलते हैं ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के अवेल करने के लिए एक अलग ऐप नहीं यूज़ करना होगा, बल्कि वो एक ऐप के थ्रू ही वो मोबिलिटी प्लेटफ़ॉर्म को भी यूज़ कर सकता है, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को भी यूज़ कर सकता है, डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म को भी यूज़ कर सकता है, ये डिफ़रेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है ओएनडीसी का इंडिया में? तो ये एंड करेगा जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है वो लोग कम करेगा जो एंट्री बैरियर है लोकल बिजनेसेस के लिए और क्रिएट करेगा एक लेवल प्लेइंग फील्ड ई कॉमर्स लैंडस्केप में जो कि करेंटली डोमिनेटेड है प्लेयर्स लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। अमेजोन और फ्लिपकार्ट में क्या है कि सारे लोकल बिजनेस जो है वो नहीं एंटर कर पाते हैं, बहुत सारे हर्डल्स उनको प्रॉफिट नहीं होती है तो उसको ये कम करेगा जो मोनोपोली है अमेजोन और फ्लिपकार्ट का उसको रिड्यूस करेगा, इन्हेंस करेगा वैल्यू फॉर कंज्यूमर्स जो कंज्यूमर्स के लिए वैल्यू उसको इन्हेंस करेगा। अब कंज्यूमर जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं किसी भी सेलर को प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करके कोई भी कंपैटिबल एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म। ये इंक्रीज करेगा फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे क्या है कि एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड जोन ऑफ चॉइसेस ही आपके पास होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ओपन नेटवर्क में आप क्या होगा, आप किसी भी सेलर से जो आपको सही रेट पे दे, जो अच्छा क्वालिटी में दे आप वहाँ से ले सकते हो। तो ये जो ह्यूज डिस्कनेक्ट है बिटवीन द स्केल ऑफ ऑनलाइन डिमांड और लोकल रिटेल इकोसिस्टम का एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन दोनों के बीच में जो ह्यूज डिस्कनेक्ट है उसको ये कम करेगा। और क्यों ज़रूरी है ये, तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपर बेस है ग्लोबली जिसमें कि 14 करोड़ ई रिटेल शॉपर है 2020 में और इंडिया केवल इसमें चाइना और यूएस से ही पीछे है। और ये नंबर को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ग्रो करेगा सिग्निफिकेंटली विद द एडिशन ऑफ 37 करोड़ टेक सेवी कंज्यूमर बाय 2030। ठीक है? अब ये मूव करेगा, ये जा रहा है दूर फ्रॉम ऑपरेटर ड्रिवन प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल। जो ऑपरेटर का ड्रिवन सेंट्रिक मॉडल था उससे ये अब दूर हटेगा। ये कंसोलिडेट करेगा ज़्यादातर जो ट्रेड है डिजिटल कॉमर्स का अ, एक ही प्लेटफॉर्म पे उसको ये ख़त्म करेगा। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा ट्रेड जो है डिजिटल कॉमर्स का वो एक ही प्लेटफॉर्म में अगर कंसंट्रेट हो जाए तो वो कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट करता था। ठीक है? और तो और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती थी, एक्सक्लूजन होता था, डिस्क्रिशनरी बिहेवियर। दैट मीन्स कि अमेज़न क्या करता है कुछ पर्टिकुलर लोकल रिटेलर्स को एक्सक्लूड कर देता है, उनके साथ डिस्क्रिशनरी बिहेवियर। दैट मीन्स कि वो अपना प्राइसेस वो लोग फर्दर जोड़ते हैं, है ना? लिमिट कर देते हैं चॉइस को और फ्रीडम ऑफ बायर और सेलर को भी लिमिट कर देते हैं। दैट मीन्स कि आपके पास जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड्स है आपको उसमें से खरीदना होगा। आप रिस्ट्रिक्टेड हो खरीदने के लिए, नहीं बने तो फिर आप छोड़ दो, लेकिन अगर आपको खरीदना है तो उनमें से ही खरीदना होगा तो उसको खत्म करेगा। ओएनडीसी रिज़ॉल्व करेगा सभी इश्यू को क्रिएट करके एक फैसिलिटेटर ड्रिवन इंटरऑपरेबल डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क फॉर ई-कॉमर्स। फॉर्मलाइज़ करेगा लोकल बिज़नेस को। लगभग 1.2 करोड़ जो हाइपर लोकल मर्चेंट किराना है, वो अकाउंट करते 80% ऑफ रिटेल सेक्टर इन इंडिया एंड 90% ऑफ देम बीइंग अनऑर्गनाइज्ड और सेल्फ ऑर्गनाइज्ड। तो ओएनडीसी मदद करेगा इनको फॉर्मलाइज़ करने में कैसे? क्योंकि ये क्रिएट करेगा उनका एक्टिव डिजिटल हिस्ट्री और इनेबल करेगा ईज़ियर एक्सेस टू फाइनेंस ऑप्शन।
ग्रोथ और डेवलपमेंट में कैसे मदद करेगा? तो ये ओएनडीसी हेल्प करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड क्रिएशन अपॉर्चुनिटी, डिजिटल कॉमर्स वैल्यू चेन पे जैसे लॉजिस्टिक होगा, पैकेजिंग होगा, लास्ट माइल डिलीवरी एक्सेट्रा। ये इनकरेज करेगा वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ओएनडीसी जो है जैसे ही वो एंट्री बैरियर्स जो है वो एमएसएमई के लिए कम करेगा, तो उनके पास पोटेंशियल है कि वो फ्लरिश कर सके इनोवेटिव सेल और मार्केटिंग एफर्ट से। अदर पोटेंशियल बेनिफिट क्या है? तो जो सप्लाई चेन इफिशियंसी है उसको ये इंप्रूव करेगा, जोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक जो कवरेज है डिजिटल कॉमन लैंडस्केप का उसको ये बढ़ाएगा, ऑपरेशन जो है उसको स्टैंडर्डाइज करेगा, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा, प्राइसिंग में प्राइसेस जो होंगे सामान के वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे, इनोवेशन को बढ़ाएगा थ्रू ओपन नेटवर्क। अब ऑब्जेक्टिव क्या-क्या है ओएनडीसी के? तो डेमोक्रेटाइज़ करना है और डिसेंट्रलाइज़ करना है, ई-कॉमर्स को इंक्रीज़ करना है, जो चॉइस और इंडिपेंडेंसी है कंज्यूमर्स के लिए, और इंक्लूसिविटी दैट मीन्स कि इंक्लूसिव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेल शॉप्स होंगे वो उसमें इंक्लूड होंगे, एक्सक्लूड नहीं होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस होगा सेलर्स के लिए, स्पेशली एमएसएमई और लोकल बिज़नेस। ठीक है? अब पोटेंशियल चैलेंज क्या-क्या है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओएनडीसी? तो ग्रीवांस रिड्रेसल, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ना? इसका मतलब कि लैक ऑफ क्लैरिटी को ये क्रिएट करेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कंज्यूमर सर्विस और रिड्रेसल हो ग्रीवांस के केसेस में, तो वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? डिफ़िकल्टी होगा इंश्योर करने में कॉम्पैटिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन है बायर और सेलर का वो कॉम्पैटिबल होंगे या नहीं, इंटरऑपरेबल होंगे नहीं, इसके वजह से डिफ़िकल्टी होगा। टेक्निकल कैपेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है लोकल बिज़नेसेस और एमएसएमई का, है ना? प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न, इस तरीके का ओपन नेटवर्क लीड क्या करेगा कि कलेक्ट किया जाएगा पर्सनल डेटा को, तो उससे प्राइवेसी इश्यूज क्रिएट हो सकता है। ओपन नेचर जो है वो उसकी वजह से क्या हो सकता है वो एक्सपोज हो जाए हैकर्स को। कंपटीशन फ्रॉम बिग प्लेयर, अब जो लोकल बिजनेसेस हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है कि वो compete करें डिस्काउंट्स के, सेल्स से और अदर लिक्विडिटी ऑफर जो कि ऑफर किया जाता है बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इनके थ्रू। अब वे फॉरवर्ड क्या-क्या इसमें कर सकते हैं, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? तो टेक्निकल सपोर्ट अगर हम प्रोवाइड करें स्मॉल एंड लोकल बिज़नेसेस को कि वो यूज़ करें और डिज़ाइन करें एक टेक्निकल टूल जो कि compatible हो विथ ओएनटीसी प्रोटोकॉल के साथ, है ना? मिनिमल पर्सनल डेटा कलेक्शन, जो डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल है उसको डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि वो मिनिमाइज़ करे फ्रिक्शन को, और तो और ये एक बेस्ड होना चाहिए क्लियर रूल पे जो कि प्रोटेक्ट करे कंज्यूमर इंटरेस्ट को, कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो है वो बिल्ट हो प्राइवेसी बाय डिज़ाइन प्रिंसिपल। जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम का जो स्ट्रेंथ है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ओएनडीसी बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए। इस्टैब्लिश करना है ट्रस्ट अमंग द कंज्यूमर, क्लियर गाइडलाइन होना चाहिए ग्रीवांस रिड्रेसल पे, है ना? तभी कंज्यूमर में क्या होगा, ट्रस्ट होगा कि हाँ अगर मेरा कोई ग्रीवांसेस है तो वो रिड्रेस किया जाएगा। जैसे कि ओएनडीसी जो है वो कंडक्ट कर रहा है पब्लिक कंसल्टेशन और 24 इश्यूज, वो क्या क्या सिलेक्टेड है, पेमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर, रिफंड को लेके, कैंसिलेशन, है ना? इन सबको इनकरेज कर प्रोडक्ट और सर्विसेज को इनकरेज करना है। जैसे कि ओएनडीसी को इंटीग्रेट किससे किया जा सकता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से। अब नोबेल प्राइजेस 2022, तो अभी हाल ही में नोबेल असेंबली और रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ने अनाउंस किया विनर ऑफ मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री नोबेल ऑफ द ईयर 2022। ठीक है? तो नोबेल प्राइज़ जो है वो एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसको एडमिनिस्टर कौन करता है, बाय नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम स्वीडन, और बेस्ड है ये लास्ट विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 1895, अल्फ्रेड नोबेल की आखिरी इच्छा पर ये बेस्ड है। अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक स्वीडिश इन्वेंटर थे, एंटरप्रेन्योर थे, उनको पॉपुलरली क्या बोला, क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो इन्वेंट किए थे डायनामाइट, ब्लास्टिंग कैप एंड स्मोकलेस गन पाउडर। तो किस-किस कैटेगरीज़ में दिया जाता है? तो इसको इस्टैब्लिश किया गया था 1901 में, और ये प्राइज़ जो है इसको अवार्ड किया जाता है एनुअली फ्रॉम द बल्क ऑफ द फॉर्च्यून, दैट मीन्स कि बहुत सारी जो संपदा अल्फ्रेड नोबेल ने छोड़ी थी, उसमें से 5 कैटेगरीज़ में इसको इनिशियली इस्टैब्लिश किया गया था। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिज़ियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। फिज़ियोलॉजी और मेडिसिन एक ही है ना? और ये किन लोगों को प्रदान किया जाता है? तो जिन्होंने ह्यूमन काइंड मानवता पे पिछले साल मतलब बीते हुए साल में सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचाया हो। जो छठा कैटेगरी है नोबेल प्राइज़ का, दैट इज़ इकोनॉमिक साइंस, वो कब एस्टैब्लिश किया गया? 1968 में बाय रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन, एंड इट वाज़ फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1969, राइट? तो विनर्स क्या-क्या रिसीव करते हैं? तो जो रिसिपिएंट होते हैं हर एक नोबेल प्राइज़ के, वो रिसीव करते हैं ये 3 चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ नोबेल डिप्लोमा, है ना? जो उनके यूनिक वर्क ऑफ आर्ट के लिए होता है, एक नोबेल मेडल और कैश प्राइज़ ऑफ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना। दैट मीन्स कि इस कैश प्राइज़ भी उनको मिलता है, और इस कैश प्राइज़ के लिए उन लोगों को एक लेक्चर देना होता है ताकि वो उस पैसे को रिसीव कर सकें।
10 मिलियन स्वीडिश कोरोनर। अब ये प्राइज़ देता कौन है? तो जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस है वो अवॉर्ड करता है नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, राइट? तो नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स कौन अवॉर्ड करता है? तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। ये आप लोग याद रखिएगा, लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा और प्लीज़ कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर जो है वो कौन अवॉर्ड करता है? तो स्वीडिश अकेडमी, स्टॉकहोम, स्वीडन। जो नोबल असेंबली है एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन में, वो अवार्ड करता है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फिजियोलॉजी। और नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द चॉइस ऑफ नोबेल। तो नोबेल पीस प्राइज कौन देता है? नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। अब जो प्राइज विनर है उनको लॉरियट्स बोला जाता है, क्यों? ताकि सिग्निफाई किया जा सके जो लॉरियल रेथ है जो कि दिया जाता है विक्टर ऑफ कंटेस्ट को एंशियंट ग्रीस में, और मोर देन वन, एक से ज़्यादा, बट 3 से ज़्यादा नहीं लोग नोबेल प्राइज़ एक साथ जीत सकते हैं। और नोबेल स्टैट्यूट जब प्रोहिबिट करता है जज को कि वो डिस्कस करें उनके डेलिब्रेशंस को फॉर 50 ईयर। अब इंडिया से कौन-कौन नोबेल प्राइज़ जीत चुका है? तो सबसे पहला इंडिया में नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को फॉर लिटरेचर। देन सीवी रमन फॉर फिजिक्स, देन हरगोविंद खुराना फॉर मेडिसिन, क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया था जेनेटिक कोड का और फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। देन अगेन इन मदर टेरेसा फॉर पीस प्राइज 1979, है ना? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फॉर फिजिक्स, ठीक है? अमर्त्य सेन इन इकोनॉमिक साइंस 1998। देन वेंकटरमन रामकृष्णन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर स्टडी किए थे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, है ना? फिर कैलाश सत्यार्थी इन 2014 फॉर पीस प्राइज था ये भी, है ना? ये बच्चों के लिए जो काम करते थे। एंड देन अगेन अभिजीत बनर्जी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2019। ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जो था इनका पॉवर्टी, ग्लोबल पॉवर्टी को एलिविएट करने का, उसके रिगार्डिंग, ठीक। तो अब कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड मेडिसिन कौन देता है? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर कौन देता है? एंड और जो नोबेल प्राइज जीतते हैं उनको क्या बोला जाता है? ठीक है, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। तो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2022, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है उसने डिसाइड किया कि वो अवार्ड करेगा स्वेरिजिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इनको किस चीज़ के लिए मिल रहा है? रिसर्च जो बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पे, उसके लिए, ठीक है? क्योंकि प्राइज जो है ये अवार्ड किया गया 3 यूएस बेस्ड इकोनॉमिस्ट को। बेन एस बर्नैंक जो कि फॉर्मर चेयर हैं यूएस फेडरल रिजर्व के और अभी करेंटली एसोसिएटेड हैं ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन इन वाशिंगटन डीसी। और कौन दो लोग हैं? तो डॉगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डाइवे, ये प्रोफेसर हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के। तो उनका वर्क जो है वो किस पे फोकस था? तो बैंक का जो रोल होता है इकोनॉमी में उसको समझने के लिए उनका वर्क फोकस किया हुआ था, ठीक है? और उनका जो फाइंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा है सोसाइटी को, क्योंकि उनका जो इंसाइट्स है वो इम्प्रूव करता है हमारे एबिलिटी को कि हम अवॉइड कर सके सीरियस क्राइसिस को और एक्सपेंसिव बेल आउट्स को। तो रिसर्च क्या क्या है उनका? तो बर्नैंक ने क्या क्या रिसर्च किया? तो बर्नैंक ने एनालाइज किया कि जो ग्रेट डिप्रेशन था 1930 में वो सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस था मॉडर्न हिस्ट्री में। उनके स्टडी से पहले बैंक फेलियर को देखा जाता था कि ये कॉन्सिक्वेंस होता है फाइनेंशियल क्राइसिस का। बैंक जो फेल होता है वो क्यों होता है? फाइनेंशियल क्राइसिस पहले आती है एंड द रिजल्ट बैंक फेल करता है। लेकिन 1983 में उन्होंने प्रूव किया कि जो बैंक है जो कि लेड किए बैंक फेलियर की तरफ, वो टर्न किया एक रिलेटिवली ऑर्डिनरी रिसेशन को, एक बहुत ही मामूली रिसेशन को उसने टर्न कर दिया डिप्रेशन में। और जब बैंक कोलैप्स किया तो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो थे बोरोवर्स के रिगार्डिंग वो खो गए, है ना? और उसको फिर से जल्दी रिक्रिएट नहीं किया जा सका। तो जो सोसाइटी का एबिलिटी होता है कि चैनल कर सके वो सेविंग को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में, वो इस तरीके से खत्म हो गया। फिर उन्होंने फर्दर ये डेमोन्स्ट्रेट किया है, बताया है कि इकोनॉमी जो है नहीं, डिड नॉट स्टार्ट टू रिकवर, वो नहीं रिकवर कर सकता है जब तक कि स्टेट जो है वो फाइनली इंप्लीमेंट ना कर दे पावरफुल मेजर कि वो प्रिवेंट करेगा एडिशनल बैंक पैनिक्स को, ठीक है ना? बर्नांके जो है वो हेड हैं किसके? यूएस फेडरल रिजर्व का। और उन्होंने अपना विजडम ही यूज़ किया था, अपने बुद्धि को यूज़ किया था प्रिवेंट करने के लिए फर्दर डिटीरियोरेशन ऑफ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस को। अब रिसर्च बाय डायमंड एंड डाइवी क्या है? तो इन्होंने डेवलप किया एक थियोरेटिकल मॉडल जो कि एक्सप्लेन कर रहा है फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेवर एंड इन्वेस्टर। तो किसी भी इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए सेविंग जो है उसको चैनलाइज किस में किया जाता है? इन्वेस्टमेंट में। जो भी सेविंग होता है उसको किस में डाल दिया जाता है? इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो
अगर यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होगा सेवर और इन्वेस्टर के बीच में, उसके रिगार्डिंग इन्होंने रिसर्च किया है। तो अब यहाँ देखते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या-क्या है फाइंडिंग का 2022 के जो नोबेल लॉरिएट्स है इकोनॉमिक में उनका। तो रोल ऑफ बैंक जो है इकोनॉमी में, क्या बैंक का रोल होता है इकोनॉमी में स्पेशली ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, कैसे बैंक फेलियर जो है वो और ज़्यादा बढ़ा देता है और सेल्फ परपेचुएट कर देता है क्राइसिस को, कैसे बैंक कोलैप्सेस को अवॉइड किया जा सकता है और कैसे फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट किया जा सकता है। तो अब जो डायमंड और डाइविग ने जो बात किया है फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में, तो सेवर का नीड क्या होता है? तो सेवर हमेशा चाहता है कि उसे एक्सेस हो सके उसके सेविंग के कुछ पार्ट का, जो कि अनएक्सपेक्टेड यूज़ के लिए वो यूज़ कर सकता है, ठीक है? जिसको कि बोलते हैं नीड ऑफ द लिक्विडिटी। और इन्वेस्टर का क्या ज़रूरत होता है? तो जो भी इन्वेस्टर और बॉरोवर होते हैं, जैसे कि बिज़नेसेस और होम बायर, वो चाहते हैं मनी लंबे टाइम के लिए। दैट मीन्स कि अगर पैसा जो वो ले रहे हैं बैंक से, तो उसको तुरंत ही उनसे ना वापस माँग लिया जाए, ठीक है ना? तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो अपने थ्योरी में डायमंड और डाइविंग ने शो किया कि कैसे बैंक जो है ऑफर करता है एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को। तो बाय एक्टिंग एज इंटरमीडियरी, एक इंटरमीडियरी की तरह काम करके बैंक क्या करता है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बहुत सारे सेवर्स को, और बैंक अलाउ करता है डिपॉजिटर को कि वो अपना पैसा जब भी उनको इच्छा हो वो ले सकते हैं ना, और बॉरोवर को लॉन्ग टर्म लोन देता है। लेकिन इनका एनालिसिस शो करता है कि कैसे कॉम्बिनेशन जो है इन दो एक्टिविटी का, ये बैंक को वल्नरेबल बना देता है उन र्यूमर्स के रिगार्डिंग कि वो तुरंत ही कोलैप्स करने वाले हैं। अगर लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में जो डिपॉजिटर हैं, वो एक ही साथ बैंक में आ जाए अपना पैसा निकालने, तो ये र्यूमर स्प्रेड क्या हो जाता है कि बैंक जो है वो अब दिवालिया होने वाला है, कोलैप्स करने वाला है, ठीक है ना? तो ये जो डेंजरस डायनामिक है, ये जो डेंजरस सिचुएशंस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कि गवर्नमेंट अगर डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करे और गवर्नमेंट जो है वो एक्ट करे एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू बैंक, ठीक है ना? अब रोल ऑफ बैंक क्या है सोसाइटी में? तो डायमंड जो है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे बैंक जो है वो परफॉर्म करता है बहुत ही इम्पोर्टेंट सोसाइटल फंक्शन। एक इंटरमीडियरी के तौर पे बिटवीन सेवर एंड बोरोवर, बैंक जो है वो बहुत ही अच्छे से सूटेड है कि वो असेस करता है, मूल्यांकन करता है बोरोवर के क्रेडिट वर्दिनेस का, और इंश्योर करता है कि जो लोन है उसको सही इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जा सके, ठीक है? अब डिपॉजिट इंश्योरेंस का क्या सीन है इंडिया में? तो इंडिया में डिपॉजिट इंश्योरेंस लॉन्च किया गया था 1962 में। इंडिया सेकंड कंट्री है वर्ल्ड में जो कि इंट्रोड्यूस किया था इस तरह का एक स्कीम आफ्टर यूनाइटेड स्टेट इन 1933। और इंडिया में हर एक डिपॉजिटर का बैंक में मैक्सिमम 5 लाख रुपया जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के को ऐड करके वो इंश्योर्ड रहता है। बैंक रन क्या है? तो बैंक रन तब होता है जब डिपॉजिटर जो है वो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं बैंक के सर्वाइवल के रिगार्डिंग, और वो दौड़ जाते हैं अपने सेविंग को वापस लेने के लिए। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल, मोर नंबर ऑफ पीपल जो एक साथ बैंक को में पैसे लेने के लिए चल जाए, तो बैंक का रिजर्व क्या करेगा? फुलफिल नहीं कर पाएगा, उनके विथड्रॉवल को कवर नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से बैंक्रप्सी हो जाता है, बैंक दिवालिया हो जाता है। बैंक रन के वजह से, इस तरीके की बैंक रन की वजह से ही जो रिसेशन है 1929 का, वो किसमें बदल गया था? एक फुल फ्लेज बैंकिंग क्राइसिस में 1930 तक, क्योंकि आधातर बैंक, आधा से भी ज़्यादा बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो चुके थे। ठीक है?